हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक्स केमिस्ट्री क्लासेस। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 8 है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस के बारे में और साथ साथ काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? देखिए, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस and their kinetics। जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस एंड देयर काइनेटिक्स। तो क्या है? देखिए, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली द केमिकल रिएक्शंस whose rate does not depends on the concentration of reactants are called zero order chemical reactions। यानी जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस आर दोज where the rate of chemical reaction does not depends on the concentration of reactant but depends on some other factors। अब मान लीजिए रिएक्शन है आपका A gives product और ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर का है। तो यहां पर रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। हम पीछे पढ़ा चुके हैं, ऑर्डर इज एक्चुअली द सम ऑफ द पावर्स टू विच मोलर कंसंट्रेशंस रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अगर आपका ऑर्डर जीरो है रिएक्शन का, तो मोलर कंसंट्रेशन का पावर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन जीरो होगा। और अगर कंसंट्रेशन का पावर जीरो है तो इसका वैल्यू 1। इसका मतलब रेट dx अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट k के इक्वल होगा, विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में और रेट dx ओवर dt में, तब आपका रेट चेंज नहीं होगा with the change in concentration, so the graph is obtained a straight line parallel to x-axis which is concentration coordinate, है ना। तो इस तरह का ग्राफ आएगा। अब आप एक बात और नोट करिएगा कि देखिए, टाइम जब पास होगा तो टाइम के पास होने पर कंसंट्रेशन चेंज होगा, बट कंसंट्रेशन चेंज होने पर रेट चेंज नहीं होगा। इसलिए अगर हम टाइम में और रेट में ग्राफ प्लॉट करते हैं रेट dx ओवर dt में, तो टाइम के साथ अगर रेट को प्लॉट किया जाए तो रेट ऑल्सो डज नॉट चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम, बिकॉज टाइम के पास होने पर कंसंट्रेशन नो डाउट चेंज होगा, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज होने पर चूंकि रेट चेंज नहीं होगा, इसलिए टाइम को प्लॉट करेंगे वर्सेस रेट, तो रेट रिमेन्स कांस्टेंट, नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस। हम ये कह सकते हैं concentration of reactant decreases with the passage of time, but rate does not change because rate does not depends on concentration। तो ये तो ट्रू है, ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा विद द पासेज ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है। टाइम के बढ़ने पर कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगा, लेकिन चूंकि कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता, इसलिए टाइम पास होने पर रेट में कोई बदलाव नहीं आएगा। सो द ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस टाइम ऑल्सो ऑब्टेन्ड दिस टाइप, है ना। तो यहां पर रेट नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस विद द पासेज ऑफ टाइम एंड रेट ऑल्सो रिमेन सेम विद द चेंज इन कंसंट्रेशन। क्लियर है? दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस are called zero order chemical reactions।
कौन कौन होंगे? एग्जाम्पल के तौर पर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस देखिए। जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस कौन कौन होते हैं? तो देखिए, फोटोकेमिकल रिएक्शंस which takes place in the presence of light whose rate depends on the intensity of light but does not depends on the concentration of reactant। फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस जैसे H2 गैस प्लस Cl2 गैस gives 2HCl gas in presence of light, it is a zero order chemical reaction। second, N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas on platinum surface at 1130 Kelvin and high pressure। this reaction also takes place with zero order। third, 2HI gas on gold surface on heating gives H2 gas plus I2 gas। decomposition of HI on gold surface, it is also a zero order chemical reaction। ये भी आपका एक जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है whose rate does not depends on the concentration of reactant। clear? तो देयर आर मेनी रिएक्शंस विच प्रोसीड्स विद जीरो ऑर्डर केमिकल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। आगे हम इनके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, यानी रेट कांस्टेंट क्या होगा जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का, हाफ लाइफ क्या होगा जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस का, इस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ साथ आप नोट करते चलिए, समझते चलिए। जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन हम बात करेंगे। अब रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना होगा? देखिए, सपोज दैट ये कोई हाइपोथेटिकल जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। A gives B, it is hypothetical zero order chemical reaction। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में टाइम जीरो पर इसका कंसंट्रेशन स्मॉल a मोल पर लीटर है, या क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट A इन द बिगिनिंग एट टाइम जीरो a मोल है हमारे पास, इसको हम A नॉट भी कह सकते हैं। A को यानी रिएक्टेंट के सिंबल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें तो मोलर कंसंट्रेशन, नॉट लगा दिया इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मान लीजिए इसमें से x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया रिएक्टेंट का, तो ये A माइनस एक्स इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t एंड इट इज ऑल्सो रिटन एज AT। इस तरह लिख सकते हैं AT या फिर A माइनस एक्स, और A नॉट लिख सकते हैं, स्मॉल a लिख सकते हैं। अब देखिए, ऐसे केमिकल रिएक्शंस में जो आपका रेट होता है, अगर मैं इस रिएक्शन के रेट की बात करूं, स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर कितना है? 1 है। तो अगर इस रिएक्शन के रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो ये लिखा जाएगा माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर जीरो रहेगा, बिकॉज इट इज ए जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। कंसंट्रेशन का पावर जीरो मीन्स ये 1 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस dA इज इक्वल टू K इंटू dt। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करें तो देखो, इंटीग्रल ऑफ dA इज इक्वल टू K इंटू इंटीग्रल ऑफ dt। टाइम चेंज हुआ 0 से t तक और कंसंट्रेशन चेंज हो गया A नॉट से AT तक। तो जिस वक्त टाइम चेंज हुआ है 0 से t तक, तब आपका कंसंट्रेशन चेंज हो गया A नॉट से AT तक। ये आपका लिमिट हो गया, और इंटीग्रल ऑफ dA इज इक्वल टू दिस। इसका इंटीग्रल करेंगे तो देखो, dx का इंटीग्रल x होता है, dA का इंटीग्रल a हो जाएगा। ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ A और लिमिट हो गया आपका A नॉट से AT, A नॉट से AT,
और साइन आपका माइनस है पहले, इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रल ऑफ डी टी, टी हो जाएगा लिमिट 0 टू टी, माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे ए टी अपर लिमिट माइनस ए नॉट लोअर लिमिट, और इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए नॉट आपका पॉजिटिव माइनस ए टी आपका नेगेटिव इज इक्वल टू के टी। ये आपका रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ गया फॉर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। इसको हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी बोल देते हैं, और साथ साथ इसको हम k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी लिखेंगे। ये आपका है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, इस तरह लिखें या फिर इस तरह लिखें, ये आपका एक ही बात है। क्लियर है? अब देखो इसका ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए, इसका ग्राफ, चूंकि ग्राफिकल क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इसका ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए तो देखेंगे, जरा नोट करते रहिए, ये नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे हम बात करें। अभी अभी आपने रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा फॉर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन ये फाइंड आउट किया है, एंड दिस मैथमेटिकल इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, जहां पर पीछे हमने लिखा था स्मॉल ए या फिर ए नॉट। पहले आप ये समझ लें, वेयर जो सिंबल मैंने यहां पर यूज किया है ए नॉट या स्मॉल ए, इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टाइम 0 पर। दूसरा x जो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एट टाइम t। t टाइम तक स्मॉल a मोल में से x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल या रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, और a माइनस एक्स को ही हमने at लिख दिया है। तो देखो a माइनस एक्स या at एक्चुअली इट इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो बचा है एट टाइम t, एट टाइम t। t टाइम पर ये बचा हुआ अमाउंट है, t टाइम तक x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और a नॉट या स्मॉल a मोल हमारे पास स्टार्टिंग में था, इनिशियली इन द बिगनिंग। क्लियर? अब देखो अगर हम आगे बढ़ें तो अभी अभी आपने पढ़ा है a नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ये पढ़ा है आपने। इसको हम लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो अगर ए नॉट आपका फिक्स है इन ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन ये तो कांस्टेंट है, टी टाइम इंक्रीज होगा तो ए टी आपका डिक्रीज होगा। तो इसको अगर कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो अगर आप टाइम का ग्राफ, टाइम को प्लॉट करेंगे x एक्सिस पर और at को प्लॉट करेंगे आप y एक्सिस पर, तो कैसा ग्राफ आएगा? देखो इंपॉर्टेंट है इस तरह ग्राफ को समझना, पहचानना कौन सा ग्राफ करेक्ट है। जब आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन का कंपेयर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर रहे हैं, तो जो स्लोप है ये कैसा है? निगेटिव है। इसमें आपका स्लोप ये माइनस के है, स्लोप आपका निगेटिव है। स्लोप निगेटिव होने का मतलब स्लोप चूंकि टेन थीटा होता है, स्लोप टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा निगेटिव है। और टेन थीटा निगेटिव कब होता है?
जबकि थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तब आपका ये स्लोप निगेटिव आएगा। तो ये जो थीटा एंगल होगा वो 90 से ग्रेटर आएगा। दूसरा, अब ये थीटा की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिस मैथमेटिकल इक्वेशन इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये तो क्लियर है कि जब टाइम t के अगेंस्ट 80 प्लॉट करेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अब स्ट्रेट लाइन कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन कैसा आएगा डिपेंड करेगा दो बातों पर, कि इंटरसेप्ट कितना है c का वैल्यू और आपका स्लोप कितना है। स्लोप आपका निगेटिव है तो थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और इंटरसेप्ट c जो है ये आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब इंटरसेप्ट c अगर पॉजिटिव है विच इज इक्वल टू a नॉट, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को, स्ट्रेट लाइन वो होगा जो y एक्सिस को ऊपर कट करेगा ओरिजिन से। तो ये आपका इस तरह का ग्राफ आना है स्ट्रेट लाइन व्हेन कंसंट्रेशन और टाइम को हम प्लॉट कर रहे हैं। क्लियर है? ये जो एंगल है ये थीटा होता है और ये एंगल थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा इफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज नेगेटिव। तो हमने इस मैथमेटिकल इक्वेशन का कंपेयर y इक्वल टू mx प्लस c से किया, वेयर द स्लोप इज नेगेटिव, सो द एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, सो द स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस तरह का ये ग्राफ आना है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात इसको देख करके यहां मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 80 को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम ये जीरो हो जा रहा है। देखो, आफ्टर सम टाइम ये जो आपका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कट कर दे रही है। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स जीरो आफ्टर सम टाइम। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो जाती है अबाउट जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, कि जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एक डेफिनिट टाइम के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स जीरो या रिएक्टेंट हैज बीन कंप्लीटली कंज्यूम्ड। क्लियर? तो एक नोट करके यहां पर आप लिख सकते हैं, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस concentration of reactant becomes zero after some time. So the zero order reactions completed in a फाइनाइट टाइम, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स जीरो आफ्टर सम टाइम। ये क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी को अगर हम एक तरह से और लिख सकते हैं, एक तरह से हम इसको और लिख सकते हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशन ऊपर आपने लिखा था, यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन या रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये था आपका K इज इक्वल टू A नॉट माइनस AT अपॉन T। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। A नॉट आपने पढ़ा है पीछे स्मॉल a होता है, AT आपका A माइनस x है अपॉन T, ब्रैकेट ओपन करेंगे a माइनस a प्लस x अपॉन T, तो ये आपका x अपॉन T हो जाएगा रेट कांस्टेंट K का वैल्यू, वेयर x इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट which is converted into product at time t, so the K is equal to x upon T is the rate constant of zero order chemical reaction. Clear? यहां से अगर हम इसको लिखते हैं x is equal to KT, x equal to KT लिखा जा सकता है, x equal to KT। तो देखो, इसका कंपेयर अगर हम y equal to mx plus c से करेंगे तो ये ग्राफ अगर आपसे पूछ ले किस तरह का ग्राफ आएगा, किस तरह का ग्राफ आएगा बिटवीन x एंड t,
तो देखो यहां पर स्लोप कैसा है, स्लोप आपका k है, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये स्लोप है, m का करस्पॉन्डिंग वैल्यू। c इंटरसेप्ट, c ऊपर वाले मैथमेटिकल इक्वेशन में कोई टर्म नहीं है, तो c इंटरसेप्ट आपका 0 है, और अगर इंटरसेप्ट आपका 0 है तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगा, और अगर एंगल थीटा ये स्लोप पॉजिटिव है तो थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर स्लोप निगेटिव तो टेन थीटा निगेटिव, टेन थीटा निगेटिव, थीटा 90 से ग्रेटर, स्लोप पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, तो आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो अगर यहां पर हम x प्लॉट करते हैं, जो कि x क्या है, a नॉट, x किसके प्लेस पर आया, a नॉट माइनस 80, तो यहां चाहे x लिखें या a नॉट माइनस 80 लिखें और टाइम t को यहां प्लॉट करें, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, थीटा 90 से कम, इंटरसेप्ट 0 यानी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगा, तो ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन आएगा जहां पर ये थीटा है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अभी हमने इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात की है। क्लियर? एक क्वेश्चन लिखिए छोटा सा, एक क्वेश्चन छोटा सा लिखिएगा। In a zero order chemical reaction, in a zero order chemical reaction, A gives product, concentration of A changes from 0.1 molar to 0.05 molar in 20 seconds. What is rate constant? What is rate constant? ये क्वेश्चन है। तो देखो रेट कांस्टेंट के क्या होता है, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टाइम टी। ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, इतना था पहले 0.1, क्यों, ए टी का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम, वो कितना है आपका, ये रहा 0.05। कितने टाइम में चेंज आया, 20 सेकेंड में, तो कितना आंसर आ गया, 0.05 अपॉन 20, ये के का वैल्यू आ गया 0.1 माइनस 0.05 यानी 0.05 अपॉन 20, इट इज द रेट कांस्टेंट। अब अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो ये k होगा 0.005 अपॉन 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.0025 या 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये रेट कांस्टेंट आएगा। तो इस तरह से हम रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ए जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें, एक क्वेश्चन और लिखिएगा, एक क्वेश्चन और लिखिएगा, इसको नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन देखिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस at high pressure, follows zero order kinetics, follows zero order kinetics। 2NH3 gas gives N2 gas plus 3H2 gas। ये आपका कोई रिएक्शन है विच फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्वेश्चन ये है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। Calculate
द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रेट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है और आपको इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन है एंड दिस रिएक्शन फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, रेट कांस्टेंट गिवन है और आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है ना। हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट है इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। तो इतना तो आप समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन रेट कितना होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो रहेगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर जीरो, रेट ऑफ दिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन का रेट अगर हाइड्रोजन के टर्म्स में लिखा जाए तो चूंकि हाइड्रोजन आपका प्रोडक्ट है साइन पॉजिटिव आएगा। इस 3 स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1/3 dH2 अपॉन dt। इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन का रेट। और ये किसके इक्वल होगा, ये रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा बिकॉज कंसंट्रेशन का पावर जीरो है, 1 हो जाएगा। रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन इन जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। तो यहां से हम प्लस dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेट कांस्टेंट हो जाएगा। ये 3 उस तरफ चला गया और ये क्या है, प्लस dH2 अपॉन dt। इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हमें कैलकुलेट करना है और k का वैल्यू हमें गिवन है। k कितना गिवन है, 1.5 इंटू 10 की पावर -3। तो ये आ गया आपका dH2 अपॉन dt रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -3 यानी 4.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन हुआ, क्लियर है। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाफ लाइफ क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। हाफ लाइफ इसको हम स्मॉल t और सबस्क्रिप्ट में हाफ यानी t अपॉन 2 नहीं है ये, बल्कि t और सबस्क्रिप्ट में हाफ विच इंडिकेट्स द हाफ लाइफ। और इसको समटाइम्स T50 भी लिख देते हैं। T50 का मतलब कि 50% ऑफ रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन दिस टाइम। तो ये T50 या हाफ लाइफ क्या होता है, एक्चुअली इट इज द टाइम in which half of the reactant or 50% of reactant or 50% of reactant converted into product, or it is the time in which 50% of reaction has been completed। वो टाइम जिसमें 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए या रिएक्टेंट का आधा अमाउंट 50% अमाउंट हाफ ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए या 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, दिस टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ या हाफ लाइफ पीरियड भी कह देते हैं। इट इज हाफ लाइफ। अब जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस में कितना होगा, तो आपने अभी पढ़ा है कि X इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एट टाइम t, है ना। t टाइम पर रिएक्टेंट का कितना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता उसको हमने x लिखा था। तो अगर टाइम t हाफ है, t टाइम t हाफ है,
means it is the time in which the 50% of reactant converted into product. तो ये जो आपका x था amount of reactant converted into product it becomes half of initial amount, यानी initial amount A का आधा x होता है, it is converted into product when time t becomes equal to t half. और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट का क्या है, k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, तो x के प्लेस पर a/2 t के प्लेस पर t हाफ रखेंगे तो t हाफ बिकम्स इक्वल टू a अपॉन 2k और t हाफ इज ऑल्सो इक्वल टू a नॉट अपॉन 2k, जहां पर a नॉट भी इनिशियल अमाउंट को लिखते हैं, ये स्मॉल a नंबर ऑफ मोल इज ऑल्सो द इनिशियल अमाउंट। ये आपका हाफ लाइफ पीरियड इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। नोट करिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वेयर द हाफ लाइफ इज k इज इक्वल t हाफ इज इक्वल टू a अपॉन 2k या a नॉट अपॉन 2k, ये आपका हाफ लाइफ होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के केस में। ठीक है, बढ़िया, यहां तक सब क्लियर है। चलिए अब यहां पर हमने देखा जाए कि रिएक्शन सेम हो, एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें और अगर रिएक्शन सेम होगा तो रेट कांस्टेंट के सेम होगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसे में अगर हम सेम टेम्परेचर पर सेम रिएक्शन के लिए डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लेकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कराएं, ठीक है, यानी फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कराएं विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, तो क्या टी हाफ चेंज होगा ये हम जानना चाह रहे हैं। तो देखो, चूंकि टी हाफ का वैल्यू ए नॉट अपॉन 2k है, अगर आपका रिएक्शन सेम है k कांस्टेंट रहेगा तो आप ये कह सकते हैं 1 अपॉन 2k इज कांस्टेंट और आपका इनटू ए नॉट, तो चूंकि ए नॉट अगर हम चेंज करेंगे तो टी हाफ चेंज होगा, यानी टी हाफ इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी अगर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इनिशियल कंसंट्रेशन कम लिया जाएगा तो टी हाफ कम होगा और इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा लिया जाएगा तो हाफ लाइफ भी टी हाफ भी ज्यादा होगा। यानी टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं स्लोप कैसा है, स्लोप आपका 1 अपॉन 2k है। 1 अपॉन 2k यानी पॉजिटिव तो है ही, पॉजिटिव है ये। वैसे k का वैल्यू दिया हो स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो टेन थीटा पॉजिटिव है और टेन थीटा पॉजिटिव है तो थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री होगा। इंटरसेप्ट c का वैल्यू आपका 0 है और इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये कैसा ग्राफ आएगा, अगर पूछ ले, इस तरह के काफी क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट अबाउट जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, या फिर एक ग्राफ दिया होगा और पूछ लेगा कौन से ऑर्डर का केमिकल रिएक्शन है। आगे पढ़ाएंगे ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ग्राफ देख करके ऑर्डर पहचानना। तो देखो यहां पर आप प्लॉट करेंगे अगर ए नॉट या इनिशियल कंसंट्रेशन को और यहां पर प्लॉट करेंगे आप टी हाफ यानी हाफ लाइफ पीरियड को, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का आएगा विच पासेस थ्रू ओरिजिन विद एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो ये ग्राफ आना, समझ लें आप कि जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ इस तरह का आएगा। और क्यों आएगा, हमने इस मैथमेटिकल इक्वेशन का कंपेयर y इक्वल टू mx प्लस c से किया एंड ऑन कंपेयरिंग वी फाउंड दैट theta is less than 90 degree and intercept is 0, so the straight line is passes through
passing through origin with an angle of less than 90 डिग्री। क्लियर है बेटा? चलिए अब देखो यहां पर जो और क्वेश्चन बन सकते हैं वो किस तरह के होंगे, आपने अगर ये नोट कर लिया हो। ये है आपका which of the following is correct about जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? ये टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन के, बी टी 75% is equal to 2t half, C t 75% को आप t 3/4 भी लिख सकते हैं, यानी 3/4 part of reactant converted into product, that time is called t 3/4. t 3/4 is equal to 3/2 t half, क्या सही हो सकता है? और D none of these, which one is correct अबाउट जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन? ये क्वेश्चन जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हम बात कर रहे हैं अबाउट जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। तो देखो अगर आपका t 3/4 हो गया टाइम t को हम लिख दे रहे हैं अगर t 3/4, t 3/4 का मतलब इट इज द टाइम इन विच 3/4 पार्ट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब x का वैल्यू 3/4 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a हो जाएगा। तो अगर रेट कांस्टेंट k का वैल्यू x अपॉन t होता है तो ये 3/4a अपॉन t 3/4 या t 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू a अपॉन k। अब ये बताएं आप लोग कि यहां पर मैं इसको अगर 3/2 इंटू ए अपॉन 2k लिख दें, ये 4 लिखा हुआ है, 4 को हमने 2 इंटू 2 लिख दिया तो 3/2 इस तरफ रह गया, 2k इधर आ गया। ये a अपॉन 2k क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, a अपॉन 2k होता है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर। तो ये आपका आ जाएगा 3/2 t हाफ t 3/4, जीरो ऑर्डर के केस में 3/2 t हाफ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, यानी t 3/4 जिसमें 3/4 पार्ट या 75% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इट इज इक्वल टू 3/2 t हाफ। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन और लिखते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपका, which of the following is correct about zero order reaction? About zero order reaction, ये आपका t 100% a अपॉन k, b t 100% इज इक्वल टू a अपॉन 4k, c t 3/4 इक्वल टू 2t हाफ और t नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ये तो नहीं हो सकता, अभी हम फाइंड कर चुके 3/4 t, ये t 3/4 आपका 3/2 t हाफ होता है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं t 100% कितना आएगा। t 100% का मतलब वेयर द रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इनटू प्रोडक्ट, कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, या रिएक्टेंट हैज बीन कंप्लीटली कंज्यूम्ड।
पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे टाइम को t 100% कह रहे हैं। यानी when time t becomes equal to t 100%, x becomes equal to initial amount, यानी जितना रिएक्टेंट स्टार्टिंग में था कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो x का वैल्यू a के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? at 0 हो जाएगा, a माइनस एक्स 0। तब आपका k इज इक्वल टू x अपॉन t से x के प्लेस पर a और t के प्लेस पर t 100%, तो आपका t 100% बिकम्स इक्वल टू a अपॉन k। करेक्ट ऑप्शन आपका a अपॉन k होगा। ये भी आपको याद भी रखना है, साथ साथ आपका मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। t 100% जीरो ऑर्डर के केस में a अपॉन k के इक्वल होता है। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस आर दोज विच आर कंप्लीटेड इन ए फाइनाइट टाइम, चूंकि कुछ देर के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन और हम लिख रहे हैं यहां पर। एक क्वेश्चन आपका और लिख रहे हैं, इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। A गिव्स B, ये कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। A गिव्स B, A गिव्स B, इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Concentration of reactant A changed from 0.1 molar to 0.05 molar in 10 seconds. What is the concentration after 15 सेकेंड्स? 15 सेकेंड के बाद कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? आफ्टर 15 सेकेंड कंसंट्रेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एकेडमिक में करें तो पूरा लिखकर बताना पड़ेगा, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हैं तो इसको ओरली भी कर सकते हैं देख करके। तो देखो दोनों तरह से मैं बता रहा हूं, पहले मैं लिख करके बता रहा हूं एकेडमिक में कैसे करेंगे। तो देखो रेट कांस्टेंट k का वैल्यू आएगा a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस AT फाइनल कंसंट्रेशन, 0.1 माइनस 0.05, टाइम लगा 10 सेकेंड, तो ये आपका 0.05 अपॉन 10, तो ये कह सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये आपका रेट कांस्टेंट k का वैल्यू आ गया। अब आप जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो रेट कांस्टेंट तो यही रहना है। अब मैं बात कर रहा हूं कि 15 सेकेंड के बाद AT कितना होगा, तो K इज इक्वल टू A नॉट माइनस AT अपॉन T। K का वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। A नॉट था आपका 0.1 माइनस AT हमें कैलकुलेट करना है। टाइम T कितना? 15 सेकेंड के बाद वो पूछ रहा है। तो अगर इस तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इक्वल टू 0.1 माइनस 80, ये है। इसको हम लिख सकते हैं 15 मिनट के बाद हम पूछ रहे हैं कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन। तो देखो इस तरफ आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 4.5 इज इक्वल टू दिस, तो 80 कितना हो जाएगा? 0.1 माइनस 0.045, 0.1 माइनस 0.045, ये है आपका कंसंट्रेशन। कितना होगा डिफरेंस अगर करेंगे? डिफरेंस अगर करेंगे तो ये 550, ये 0.055 आना चाहिए। देखिए चेक करके बताइएगा जरा। सॉरी, ये 45 नहीं, ये 7.5 आएगा। तो ये 0.075 हुआ,
ये 0.025 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t 80 हो जाएगा। ये 0.025 मोल पर लीटर। ये तो हमने लिख करके पूरा बता दिया, एकेडमिक में आए तो आपको ऐसे ही करना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। देखो जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है ये, यहां पर कंसंट्रेशन 0.1 था और 10 सेकंड के बाद आपका ये 0.05 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 सेकंड में क्वेश्चन कर जाएंगे। 0.1 से 0.05 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन जस्ट हाफ हो गया 10 सेकंड में। इसका मतलब टी हाफ का 10 सेकंड था ये। और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, यानी अगर कंसंट्रेशन आधा हो गया तो टी हाफ भी आधा हो जाएगा। तो अगर पहले एक स्टेप में हाफ लाइफ 10 सेकंड था तो नेक्स्ट 0.025 होने में, यानी 0.05 का फर्दर जब हाफ होगा तो जो नेक्स्ट हाफ लाइफ होगी वो पहले हाफ लाइफ की आधी हो जाएगी। तो 0.05 से 0.025 मोलर कंसंट्रेशन चेंज होने में जो टाइम लगेगा वो 5 सेकंड लगेगा। फिर समझ ले बात को फिर समझ ले कि पहले 0.1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन था, हाफ हुआ 0.05, दिस टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड 10 सेकेंड। अब चूंकि हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर में ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ए आधा होगा तो हाफ लाइफ भी आधा होगा। अगर ये आधा हो गया, 0.1 था, हाफ लाइफ 10 सेकेंड, अब ये 0.05 है आधा, तो हाफ लाइफ 5 सेकेंड। तो नेक्स्ट 0.05 को 0.025 होने में 5 सेकेंड लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में कंसंट्रेशन 0.1 से कितना हो जाएगा? 0.025 हो जाएगा। समझ आई बात आप लोगों को? क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं, इसी में अभी फिलहाल हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पूछा था, इसी में कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन दूसरे टाइप का हो तो प्रोडक्ट का भी पूछ सकता है। ठीक है, हो गया बेटा। चलिए एक क्वेश्चन ये है, इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन A gives 2B। अब ध्यान देना 2B है, प्रोडक्ट डबल है। कंसंट्रेशन ऑफ A चेंज फ्रॉम 0.2 मोलर टू 0.1 मोलर in 5 seconds. What is concentration of B, not A, ध्यान देना, after 7.5 सेकेंड। ये क्वेश्चन है। 7.5 सेकेंड के बाद कंसंट्रेशन ऑफ B कितना होगा? अब देखो टाइम आपका पहले 0.2 था, 0.1 हो गया 5 सेकेंड में, आधा हाफ लाइफ है ये। तो नेक्स्ट हाफ कब होगा? नेक्स्ट हाफ कब होगा हमें पूछ रहा है 7.5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड तो यहां तक खर्च हो गया। नेक्स्ट आपका 2.5 सेकेंड, जस्ट हाफ ऑफ दिस। टोटल टाइम कितना है? 7.5 सेकेंड। तो अगर पहले 5 मिनट में हाफ हुआ, अब ये कंसंट्रेशन हाफ हो गई, तो इसका जस्ट हाफ 0.05 2.5 सेकेंड में होगा। यानी पहले क्वांटिटी का आधा हुआ 5 सेकेंड में, ये क्वांटिटी आधी हो गई, इसका आधा होगा हाफ टाइम में। यानी पहले हाफ लाइफ अगर 5 सेकेंड था, अब आपका 2.5 सेकेंड, टोटल टाइम 2.5 सेकेंड। क्लियर है? ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन हो गया आफ्टर दिस टाइम। तो इसको हम AT कहते हैं। AT इक्वल टू A माइनस एक्स होता है। AT का वैल्यू है 0.05, A नॉट था 0.2 और x का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो x आ गया आपका 0.2 माइनस 0.05, ये आएगा 0.15 x, यानी जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया।
अब पूछ रहा है बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, बी का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो देखो अगर ए से 2b बन रहा है, ये स्टार्टिंग में स्मॉल ए है, टाइम t 0 पर, तो t टाइम पर अगर a में से x रिएक्ट कर गया तो प्रोडक्ट का कितना बनेगा 2x। इसका मतलब t टाइम पर प्रोडक्ट b का कंसंट्रेशन 2x होगा, तो b इज इक्वल टू 2x। x वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये 2 इंटू 0.15 यानी 0.3 मोल पर लीटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देना कि हमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टी टाइम पर बताना है या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टी टाइम पर बताना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। क्लियर है? चलिए अभी देखिए, इस तरह के रिएक्शन सब मैंने बता दिए हैं। एक स्पेशल केस और हो सकता है, एक स्पेशल केस और हो सकता है जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में, जबकि स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अब तक हमने जितना जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिया वहां पर A गिव्स प्रोडक्ट लिखा या A गिव्स B लिखा या A गिव्स 2B लिखा, हर केस में रिएक्टेंट का स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका 1 था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू 1 हो, 1 ना हो, 2 हो, 3 हो, 3/2 हो, कुछ हो, तो हम जनरल n लिख दे रहे हैं उसको। तो स्पेशल केस ऑफ जीरो ऑर्डर, स्पेशल केस जीरो ऑर्डर में ये आपका Na गिव्स प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जितना पढ़ाया है 99% तो क्वेश्चन वहीं से आएगा, लेकिन कभी 0.1% ऐसा भी हो जाए कि इस तरह का भी हो सकता है ना। वो कंप्लीट हो गया, 99.9% वहीं से आना है, लेकिन इस तरह का भी कभी कभार अगर क्वेश्चन मिल जाए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन रिएक्टेंट का स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 1 है, Na गिव्स प्रोडक्ट। क्लियर है? तो अब आपका रेट क्या होगा, -1/n dA/dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर n, इस तरह लिखेंगे। तो अब आपका ये -dA/dt इज इक्वल टू n हो जाएगा। A0 तो 0 हो, A0 की पावर 0 1 हो गया। अब हम इसको कह सकते हैं -dA इज इक्वल टू n इंटू dt। ये कांस्टेंट है, तो पहले जहां k था अब n इंटू के आ गया। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, जो रेट कांस्टेंट k का रिलेशन आएगा वो होगा आपका A0 -80 इज इक्वल टू, पहले kT था अब हो जाएगा ये nkt, अब हो जाएगा आपका nkt। क्लियर है? अब आपका ये nkt होगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा A0/2k था, अब आपका k की जगह nk, तो ये आपका 2nk इज द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर व्हेन स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो कभी 0.1% इस तरह का भी केस आ सकता है कि रिएक्टेंट का स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं हो, वैसे ऑर्डिनरीली 99% क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको, क्वेश्चन अगर लिखें, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2A gives product या 3A gives product, ये रिएक्शन है। K का वैल्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और A0 ये आपका है 0.1 मोलर। तो कैलकुलेट व्हाट इज वैल्यू ऑफ T हाफ लाइफ का वैल्यू बताना है फॉर दिस केमिकल रिएक्शन।
इतना तो आपको समझ आ गया कि अगर n कोफिशिएंट आ जाएगा तो जहाँ k था वहाँ पर nk हो जाएगा, यानी a नॉट माइनस ए टी इक्वल टू एन के टी और टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन क्या 2nk, यानी k की जगह nk। तो टी हाफ आपने क्या पढ़ा है, a नॉट अपॉन 2nk। a नॉट है आपका 0.1, n का वैल्यू यहाँ पर आपका 3 है, तो 2 इंटू 3 इंटू k, ये है आपका 1.5 इंटू 10 की पावर -2। ये ऊपर चला जाएगा +2 हो जाएगा, +2 मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, तो ये आपका 9 आ गया टी हाफ। सेकेंड में आना है टी हाफ, चेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 6 और 6 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 9 और ये 0.1 था, 10 का पावर ऊपर +2 हो जाएगा तो ये 10 हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन और लिख लेते हैं, ये वीडियो फिनिश करेंगे यहीं पर। कैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपका ये कोई रिएक्शन है A + 2B गिव्स प्रोडक्ट, एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर A की बात करेंगे तो क्या होगा, B की बात करेंगे तब क्या होगा। एक है तो जीरो ऑर्डर है रिएक्शन, दोनों ही के केस में आपका जीरो ऑर्डर है, k इज इक्वल टू a का पावर भी जीरो, b का पावर भी जीरो। लेकिन चूंकि दोनों का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग है तो दोनों का जो वैल्यू ऑफ at है आफ्टर टाइम t वो भी अलग होगा। तो पहले केस में a नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू, यहाँ n क्या है a के केस में, अगर a की बात यहाँ पर करें और b की बात यहाँ पर करें तो कितना at का वैल्यू होगा और क्या t हाफ होगा, ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, a के केस में क्या होगा, a नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, चूंकि n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू n के टी, तो at कितना हो गया, at हो गया a नॉट माइनस के टी और t हाफ ये हो जाएगा a नॉट अपॉन n इंटू 2 इंटू के, 2nk, तो आपका 2 इंटू 1 इंटू के यानी a नॉट अपॉन 2k। ये तो ऑर्डिनरी आया चूंकि इसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका 1 था। b में ऐसा नहीं होगा, तो देखो b नॉट माइनस बी टी इज इक्वल टू कितना है, n 2 है, तो ये आपका 2 इंटू क्या होता है n के टी, 2kt, तो यहाँ पर बी टी ये हो जाएगा b नॉट माइनस 2kt। और अगर हाफ लाइफ की बात करेंगे तो b की हाफ लाइफ होगी b नॉट अपॉन 2 इंटू 2k यानी b नॉट अपॉन 4k। ये हाफ लाइफ यानी सेम नहीं होगा, दोनों की हाफ लाइफ अलग होगी। सेम हो सकती है अगर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो। क्लियर? तो आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस एंड देयर काइनेटिक्स। ओके, थैंक यू।